नॉलेज हब में आप सभी का वेलकम है, खुशामदीद है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अदबी असनाफ, और अदबी असनाफ में जिसका जिक्र चल रहा है वो है नसरी असनाफ। इससे पहले हमने नसरी असनाफ की कुछ तारुफ कराया था। उसके बाद नसरी असनाफ का एक छोटा सा हिस्सा दास्तान के बारे में बात किया था, और दास्तान में हमने बात किया था कि दास्तान की तारीफ़ क्या है और दास्तान के अज्जा क्या है और दास्तान की इर्तिका उर्दू अदब में किस तरह से हुई, इसके बारे में हमने बात किया था। यही तीन पॉइंट हम नावल के लिए भी लेंगे, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है नावल। तो नावल के लिए भी हम लोग इन्हीं 3 पॉइंट को ले लेंगे। यानी कि पहली चीज़ क्या है कि नावल की तारीफ बताएंगे, फिर दूसरी चीज़ क्या है कि नावल के अज्जा क्या क्या है जो बहुत ही ख़ास अज्जा है, अहम रोल है जिनका। इसके बाद नावल की इर्तिका उर्दू अदब में किस तरह से हुई और किस तरह से ये परवान चढ़ी, इसके बारे में इन्हीं 3 पॉइंट पे बात करेंगे। तो आइए अब जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ और देखते हैं कि नावल किसे कहते हैं। तो नावल को समझने के लिए पहले हमें कुछ ऊपर जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको पढ़े जाएं तो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आप ये जो ग्रीन में लिखा गया है, ग्रीन के अंदर, इसमें कि नसरी असनाफ में नावल इस वक्त दुनिया की मकबूल तरीन असनाफ में से एक है। मगरिब में नावल निगारी की इब्तिदा को सनाती इनकलाब से जोड़कर देखा जाता है। 19वीं सदी से उर्दू में नावल के लिए राहें हमवार होने का सिलसिला शुरू हुआ। नावल की एक मुकम्मल और जामे तारीफ मुमकिन नहीं। मुख्तलिफ नाक़दों और अदीबों ने नावल की अलग अलग तारीफ़ें की हैं। किसी के नज़दीक नावल का एक पहलू ज़्यादा अहम है तो किसी के नज़दीक दूसरा पहलू। कहने का मतलब सबसे पहली चीज़ तो ये जानने की है कि जो नसरी असनाफ है उसमें नावल का एक अहम रोल है, और वो अहम रोल इस तरह से है कि बहुत मकबूल तरीन असनाफ में से एक है। लोग जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसकी पसंदगी इतनी ज़्यादा है, मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि इसने अपना एक अहम रोल नसरी असनाफ में जमा लिया है। ठीक है, ये नावल आई कहाँ से? तो ये नावल एक्चुअली सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में वजूद में आई और अंग्रेज़ी अदब में बहुत ही मकबूल हुई, और इस मकबूलियत की वजह से इसको नाक़दों ने और अदीबों ने उर्दू अदब में भी जोड़ लिया। इसका अगर इनकलाब की बात करेंगे, जो सनाती इनकलाब नावल का हुआ है वो यूरोपीय देशों से हुआ है, मगरिब से हुआ है। ठीक है, और ये 19वीं सदी में नावल जो है उर्दू अदब में शामिल हुई। ठीक है, अब नावल की एक कोई मुकम्मल अगर कोई तारीफ़ की जाए, कोई जामे बात की जाए कि यही चीज़ नावल की तारीफ़ है, तो ये मुमकिन नहीं है। बल्कि अलग अलग नावलों के हिसाब से, उसके पहलुओं के हिसाब से उसकी तारीफ़ें की गई हैं। ठीक है, तो अब फिर नावल है क्या एक्चुअली? अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो इस जगह पे लिखा हुआ है कि नावल एक ऐसा नसरी किस्सा है। यानी पहली बात ये कोई किस्सा हो सकता है, वाक़या हो सकता है जिसमें हमारी हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी उमंगें और आरज़ुएं झलकती हैं। कहने के मतलब जदीद टाइम में जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो चीज़ें रूनुमा हो रही होती हैं, और एक कोई ख़ास शख्स की ज़िंदगी का अक्स एक नावल के रूप में तहरीर कर दिया जाता है, और उसमें उस शख्स की सारी मतलब कि उमंगें, आरज़ुएं और ज़िंदगी जिस तरह से उसने गुजारी वो सब चीज़ें फिट कर दी जाती हैं उसी की हकीकी ज़िंदगी के एतबार पे। मतलब इसमें हकीकत का लाना बहुत ज़रूरी है। हकीकत इसमें आवाज़ें होनी चाहिए, जब लोग पढ़ें तो उनको समझ में आए कि हाँ ऐसा ही हुआ था। ये नावल की एक ख़ास बात है। अब बात है कि नावल जो लफ्ज़ है वो किधर से आया। तो एक्चुअली नावल जो लफ्ज़ है वो लैटिन जो ज़बान है वहाँ से आया। लैटिन को अगर उर्दू में बोलेंगे तो है इतालवी ज़बान, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इतालवी ज़बान। ठीक है, तो ये इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावेला से निकला है। नावेला को अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो वो हो जाएगा NOVELLA, नावेला। इससे निकला है नावल।
ठीक है। और नावल का मतलब है नया। अब ये नया क्यों लिया गया है, नावल का नाम ये नया क्यों रखा गया, उसकी वजह क्या है कि वह एक नई चीज़ थी, जदीद चीज़ थी, ठीक है, जो कि लोगों ने सुनी, पढ़ी, देखी और उनको समझ में और उसको पसंद किया गया। इसलिए इस नई चीज़ होने की वजह से इसका नाम नावल रखा गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है नावल के बारे में, कि नावल की बुनियाद अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, नावल की बुनियाद किसी न किसी वाक़े या किसी किस्से पर होती है। नावल का किस्सा हकीकत पर मुबनी होता है। एक नावल के लिए किसी न किसी किस्से का होना बहुत ज़रूरी होता है। नावल में किस्सापन ना हो तो उसमें दिलचस्पी नहीं होती या दिलचस्पी नहीं रहती। यानी कि एक किस्सा, एक जो है वाक़या का होना बहुत ज़रूरी है किसमें, नावल में। ऐसे ही कुछ भी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती, बल्कि और वो जो नावल में जो वाक़या आएगा वो हकीकत पे मुबनी होना चाहिए। दो चीज़ें हैं, एक तो किस्सा हो या वाक़या हो, और वो हकीकी वाक़या हो या हकीकी किस्सा हो, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं है, अगर उसमें ये वाक़या या किस्सापन नहीं है तो उसमें दिलचस्पी नहीं रहेगी, तो नावल की जो मकबूलियत है वो उसमें नहीं शामिल होगी। तो किस्सापन ना होना मतलब कि नावल में दिलचस्पी ना होना। तो नावल के लिए ज़रूरी है कि उसमें एक किस्सापन हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात जो यहाँ पे लिखी हुई है उसको देखिए, कि नावल वजूद में ही इस तरह आता है कि कोई किस्सा या कोई वाक़या वजूद में आया और उसको लिख दिया गया। जब कोई नावल पढ़ता है तो उसकी सारी तवज्जो इस पर रहती है कि क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। यानी कि नावल जो है कब वजूद में आता है, कोई भी अदीब, कोई भी नाक़िद जब उसको लिखता है तो वो कब लिखता है, जब कोई किस्सा वजूद में आ जाता है, कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है, तो उसी वाक़े को एक ऐसी तहरीर में, एक ऐसी तंजीम के साथ जब वो उसको लिखता है, जो पढ़ने वाले जब उसको पढ़ते हैं, कारी जब उसको पढ़ते हैं, तो वो पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि क्या क्या हो चुका है, और फिर उनकी ये भी दिलचस्पी होती है कि आगे क्या होगा। मतलब जब नावल पढ़ना शुरू करते हैं तो नावल उनको बांध लेता है, उनको जाने नहीं देता, अपने से जोड़ के रखता है, और वो उसको पढ़ते रहते हैं, और आगे क्या होगा ये जानने की उनको जुस्तजू रहती है। तो ये नावल की ख़ास बात है। अगर वो दिलचस्पी नहीं है तो फिर नावल नहीं है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तो दिलचस्पी जो है इन्हीं हकीकी वाक़यात पर मुबनी है, और फिर आगे क्या होगा, जो इसका जो जुस्तजू जो शामिल होती है लोगों के अंदर पैदा होती है, यही नावल की ख़ास खुसूसियत है। और फिर इसके बाद क्या है कि किसी भी नावल की कामयाबी का दारोमदार किस्सा की दिलचस्पी पे होता है। यानी कि अगर ये दिलचस्पी नहीं है तो फिर वो नावल का दारोमदार फिर कामयाब नहीं होगा। मतलब कामयाबी का जो दारोमदार है वो उसकी दिलचस्पी पे ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि नावल में कौन कौन से अज्जा हैं। जैसे हमने पहले भी अज्जा पे बात किया था, बताया था कि ये 9 चीज़ें हमने स्टार्टिंग में जो हमने अदबी असनाब के नसरी असनाब की जो बातें की थी, और उसमें कौन कौन से अज्जा होते हैं, उस पर हमने ये 9 अज्जा आपको बताए थे, ठीक है। ये इन्हीं अज्जाओं पे मुश्तमिल है, इसी में से लिया गया है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो इसमें टोटल जो बताया गया है वो 7 अज्जा है। पहली चीज़ क्या है, जदीद फ़न, आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर ख़ास तंजीम, इसके बाद है प्लाट और किरदार, जुज़ियात निगारी, इसलोब और नुक्ते नज़र। इसमें से ये 5 चीज़ें डिस्कशन के मतलब कि काबिल है जिसको डिस्कस किया जाए। बाकी 2 चीज़ें यहाँ पे हम समझा देते हैं, ये कुछ अलग नहीं है। पहली बात क्या है कि नावल एक जदीद फ़न है। जब ये जदीद फ़न है मतलब नई चीज़ है, तो इसीलिए इसको जो है जदीद फ़न मतलब कि उसमें नई चीज़ होना इम्पॉर्टेंट है। नावल में अगर नई चीज़ नहीं है तो फिर नावल में मज़ा नहीं रहेगा, दिलचस्पी नहीं होगी। जब भी नावल लिखी जाएगी तो कुछ नई बातों के साथ, नए वाक़े के साथ और नए फ़न के साथ लिखी जाएगी। इसी को बोलते हैं जदीद फ़न, ठीक है। इसका और ज़्यादा जिक्र करना मतलब कि ज़रूरी नहीं है। इसको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जब नई चीज़ जो है नावल में तहरीर की जाएगी तो उस नई चीज़ जो है वही उसको ही बोलते हैं जदीद फ़न। फिर बात करेंगे ख़ास तंजीम की। ख़ास तंजीम क्या है कि इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ जुज़ों में बिखराव पैदा करता है। यानी कि ये ख़ास तंजीम क्या है कि हर नावल का एक ख़ास तंजीम होती है, एक ख़ास नज़्म होता है।
मतलब वो इस तरह से कि मतलब एक एक जुज़ से, मतलब वो जो वाक़यात के जुज़ हैं, एक के बाद दूसरे वाक़यात जब आते हैं तो उसको किस तरह से जो है बिखराव है उसमें, और फिर उसकी मुनासबत एक दूसरे से किस तरह से है, वही चीज़ है। मतलब पहली बात तो एक के बाद एक आएंगे, ये पहला जुज़ हो गया, ये दूसरा जुज़ हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। फिर इन सब में आपस में भी जुड़ाव होना चाहिए, आपस में मुनासबत होनी चाहिए। अब जब ये चीज़ पैदा होती है तो इसको ही बोलते हैं ख़ास तंजीम, यानी ये बिखराव ऐसा हो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो इसको ख़ास तंजीम कहते हैं। और जब ये ख़ास तंजीम बन जाती है तो यही ख़ास तंजीम से बनता है प्लाट। तो प्लाट जो है इसी ख़ास तंजीम से ही वाबस्ता है, इसी से लिया गया है। तो इसलिए ख़ास तंजीम का जो मामला है वो प्लाट के साथ ही है। तो इसलिए हम प्लाट, किरदार, जुज़ियात निगारी, इसलोब और नुक्ते नज़र पे बात करेंगे। यानी कि नावल में ये 5 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है और ये इनका ख़ास रोल होता है। जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नावल नस्र बयानिया का फ़न है, जिसकी तश्कील में, जिसकी बनावट में, जिसको तहरीर में क्या है, प्लाट, किरदार, तर्ज और नुक्ते नज़र का ख़ास रोल होता है। तो ये तर्ज है यहाँ पे, बाकी चीज़ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाट है, किरदार है, ठीक है, नुक्ते नज़र है, लेकिन तर्ज क्या है? तो तर्ज में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, जुज़ियात निगारी और इसलोब, ठीक है। अब चलते हैं इन 5 चीज़ों के बारे में, जो ये 5 चीज़ें हैं यहाँ से यहाँ तक, प्लाट, किरदार, जुज़ियात निगारी, इसलोब, नुक्ते नज़र, ये नावल में किस तरह से होंगी इस पर बात कर लेते हैं। तो जैसे प्लाट के बारे में यहाँ पे लिखा है कि नावल निगार जब एक के बाद एक वाक़यात को हुनरमंदी और सलीके से एक लड़ी में पिरोता है, मतलब जितने जुज़ हैं वाक़यात के उसको एक के बाद एक को क्या करता है, एक लड़ी में पिरोता है। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये जुज़ आएगा, उसके बाद वो जुज़ आएगा, उसको जब एक लड़ी में पिरोता है और किस तरह से, एक हुनरमंदी के साथ, ठीक है। तो इसी लड़ी को क्या बोलते हैं, प्लाट कहते हैं। जैसे कि प्लाट के बारे में हमने पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि प्लाट क्या होता है। तो प्लाट क्या होता है कि चीज़ों को जो है जोड़ना, हर किस्से को या हर वाक़े को एक के बाद एक जोड़ देना, एक ख़ास तंजीम या ख़ास मतलब कि स्टाइल में उसको जब जोड़ते हैं तो उसको प्लाट कहते हैं ना। तो यहाँ पर भी जो एक ख़ास तंजीम है, जिसको जो जुज़ों की एक ख़ास तंजीम है, जो कि एक जुज़ के बाद दूसरे जुज़ को एक तरह से एक लड़ी में पिरोया जाता है, ठीक है। तो नावल के वाक़यात की तंजीम बहुत ही हुनरमंदी के साथ पिरोए जाते हैं, जिससे एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या पेश आता है तो अक्ल तस्लीम करती है कि ऐसा मुमकिन है। अब क्या है कि किसी की ज़िंदगी के वाक़यात हैं उसको जो है जोड़ा गया है, जुज़ों की तरह अलग अलग हिस्सों के साथ उसको पूरी तरह से जोड़ा गया, जो कि एक नावल जब तहरीर में आई तो इन सब जुज़ों के बाद ही आई, यही हमारा प्लाट है, ठीक है। तो अब जब जो कारी है, जो पढ़ने वाला है, जब इस जुज़ को ख़त्म करता है, फिर जब दूसरे जुज़ पे आता है तो इसका जो मुनासबत है, इसकी जो इससे ताल्लुक़ है वो बहुत ही अच्छे गहरा जुड़ाव रहेगा। मतलब अक्ल तस्लीम करेगी कि हाँ इसके बाद ये मुमकिन है, फिर इसके बाद ये मुमकिन है, इसके बाद ये मुमकिन है। मतलब हर जुज़ का अपना दूसरे जुज़ के साथ मुनासबत होना ज़रूरी है। और अगर ये नहीं है तो अगर अक्ल इसको तस्लीम नहीं करती कि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर वो नावल नहीं कहलाएगी। दास्तान में होता है कि ऐसी सी चीज़ें लाई जाती हैं, हैरत अंगेज़ वाक़या पेश किए जाते हैं, तो उसमें तो हकीकत नहीं होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ा के चढ़ा के और माफूकुल फितरत बातें लाई जाती हैं और हैरत अंगेज़ बातें लाई जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे पूरी तरह से हकीकत होती है और अक्ल भी तस्लीम करती है कि इसके बाद ऐसा मुमकिन है, ऐसा होना, ठीक है। तो यही प्लाट है। मतलब प्लाट इस तरह से बनाया जाए कि हर जुज़ में जो बिखराव है उसमें मुनासबत भी हो और हर जुज़ को जब कोई कारी पढ़े तो उसकी जो अक्ल है उसको तस्लीम भी करे कि हाँ ये मुमकिन है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, किरदार के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि नावल जो है हकीकत पे मुबनी है, जो हकीकी वाक़यात हैं वही चीज़ लाई जाती हैं, तो उनके किरदार भी जो होंगे वो भी हकीकी ही होंगे। इसलिए किरदार भी नावल का एक अहम हिस्सा है और ये किरदार ही हैं जो नावल को कामयाब बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक प्लाट तो बना दिया, लेकिन प्लाट में कैसे कैसे रोल होंगे उसको कौन अमल में लाएगा, उसको हरकत में कौन लाएगा? यही किरदार है जो उसको हरकत में लाएंगे। अब वो किरदार की गुफ्तगू, किरदार के माहौल, मतलब कि किस माहौल में उसको अमल में लाएंगे और वो कैसे उसको रोल प्ले करेंगे, ये सब डिपेंड किस पे करता है? किरदार पे करता है। तो इसलिए
प्लाट तैयार हो जाने के बाद किरदारों का जो मतलब कि हरकत और अमल है वो बहुत ही हुनरमंदी के साथ जो नावल निगार है उसको पेश करता है। और इससे क्या होता है कि जो कारी है उसको पढ़ने में दिलचस्पी पैदा होती है और उसको मज़ा आता है। ठीक है, और अगर ये दिलचस्पी और ये मज़ा नहीं आए, किरदार का रोल सही से ना अदा हो पाए, तो फिर नावल नहीं रहेगी। तो नावल के किरदार इस तरह पेश किए जाते हैं कि जब कारी नावल पढ़ता है तो उसे महसूस होता है कि असली ज़िंदगी का आईना है दिखा रहे हैं। मतलब जो किरदार है वो असली किसी जिस चीज़ के बारे में भी, वो जिस वाक़ये के बारे में या जो भी किस्सा बयान किया गया उस नावल में, जब ये किरदार उस नावल मतलब उस किस्से के हिसाब से हरकत और अमल करते हैं, तो जब कारी पढ़ता है तो उसको ये महसूस होता है, एहसास होता है कि असली ज़िंदगी का आईना दिखा रहे हैं। और ये किरदार जितने हकीकी होते हैं नावल उतनी ही कामयाब होती है। ठीक है, तो किरदार हकीकी होने चाहिए और वो इस तरह से पेश किए जाए कि जिससे जो है नावल कामयाब बन जाए। ये नावल निगार की एक मतलब कि हुनरमंदी होती है और उसके हिसाब से ही वो नावल लिखी जाती हैं और किरदार को वहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है जुज़ियात निगारी। अब जुज़ियात तो जमा है जुज़ की, तो जैसे ऊपर जुज़ों को जोड़ने की बात थी, जुज़ों को बिखराव की बात की गई थी, तो इन जुज़ों की तफसील कैसे लिखी जाएंगी, तहरीर में तफसील मतलब कि तफसील को तहरीर में कैसे लाया जाएगा, ये भी एक बहुत ख़ास हिस्सा है नावल का। और इस जुज़ियात निगारी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ज़मान व मकान आएंगे और माहौल आएगा। ठीक है, और इसके बाद जैसे यहाँ पे चीज़ें ली गई थी कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इसमें आएंगे आपके मंजर व माहौल, ज़मान व मकान और पेशकश। ये 3 चीज़ों से हमारी जुज़ियात निगारी बनेगी। ठीक है, जुज़ियात निगारी में इन 3 चीज़ों को एक साथ लाया जाएगा। तो कहने का मतलब जुज़ियात निगारी में क्या करेंगे कि सूरत हाल और मौजू के मुताबिक इसको जो है तफसील दी जाती है, इसकी तहरीर की जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है जुज़ियात निगारी का भी नावल में ख़ास हिस्सा है। हर जुज़ को नावल निगार तफसील से लिखता है, उसे पूरी तरह से सूरत हाल और मौजू के मुताबिक चिस्पा करता है और हर जुज़ को दूसरे जुज़ से हुनरमंदी के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे प्लाट में जो जुज़ हैं उसकी तफसील करना, उसको जो है डिटेलिंग करना, ये जुज़ियात निगारी में आता है। फिर उसके हिसाब से उसके जो मंजर माहौल है, उसके ज़मान व मकान है और उसका पेशकश है, वो इस तफसील में आता है। ठीक है, तो जुज़ियात निगारी अलग नहीं है। कहने का मतलब यही चीज़ है कि मंजर माहौल है, ज़मान व मकान है, पेशकश है, इन सबको एक साथ जब तफसील में लिखा जाता है तो उसको जुज़ियात निगारी कहते हैं। ठीक है, तो जुज़ियात निगारी के बारे में बात हो गई कि हर जुज़ को बहुत ही अच्छे से तफसील से लिखा जाए और इस तरह से लिखा जाए कि एक जुज़ दूसरे जुज़ में मुनासबत पैदा करे और उसके साथ जुड़ जाए। तो ये एक ख़ास मतलब कि हिस्सा है नावल का। नेक्स्ट है इसलोब। इसलोब क्या है? इसलोब को कहते हैं ज़बान व बयान। मतलब किस तरीके से नावल निगार ज़बान व बयान का एहतमाम करता है नावल में। ठीक है, तो ये भी ज़बान व बयान भी, इसलोब भी जो है नावल का फ़न है। ठीक है, नावल निगार जब इस ज़बान व बयान का एहतमाम बहुत ढंग से करता है, बहुत सलीके से करता है, तो उससे क्या होता है कि सलीके इजहार की चमक वाज़े तौर पर दिखती है। तो इसमें ज़्यादा आप कुछ नहीं लिखेंगे, लिख दीजिए कि इसलोब नावल का एक फ़न है जिसमें नावल निगार ज़बान व बयान का एहतमाम इस ढंग से करता है जिसमें सलीके इजहार की चमक वाज़े तौर पर दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है नुक्ता नज़र। अभी जैसे आपने दास्तान में देखा था, नुक्ता नज़र बहुत ही क्लियर था। नुक्ता नज़र मतलब मरकज़ी ख्याल, अगर देखा जाए तो नुक्ता नज़र कुछ अलग नहीं है बल्कि मरकज़ी ख्याल है या मरकज़ी कहानी है। ठीक है, अब वही चीज़ है। तो नुक्ता नज़र दास्तान में आपने देखा था, एक हर किस्से के बाद जो दूसरा किस्सा था सबका मरकज़ी ख्याल एक ही रहता था, मतलब वो अलग नहीं रहता था ना। तो यहाँ पर भी ऐसा है, लेकिन नावल में क्या होता है कि हर जुज़ का जो नुक्ता नज़र है उसको समझ पाना आसान नहीं है। वो एक सस्पेंस की तरह पेश किया जाता है कि जिससे, और जो नुक्ता नज़र है वो एकदम आखिर में ही समझ में आता है कि अच्छा ये बात थी। अगर ये ऐसा ना हो
तो फिर कारी को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ये जानबूझ के इस तरह से नावल निगार इसको लिखते हैं कि जिससे दिलचस्पी बनी रहे और लोगों को ये एक वो रहे, मतलब कि गौर करते रहें कि इसके बाद क्या होगा, सोचते रहें। ठीक है, तो एक तरह से दिल जो है इसी में लगा रहे कि अब नावल में जो हमने पढ़ा था इसके बाद क्या होने वाला है। तो ये एक जो है फ़न है नावल का, और एक हुनरमंदी है जो नावल निगार नुक्ते नज़र को इस तरह से लाते हैं। और जब अब नावल पूरा कंप्लीट कर लिया जाता है, मुकम्मल कर लिया जाता है, तो हर जुज़ में नुक्ते नज़र भी दिख जाता है। लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं होता है, जब तक ये नावल पूरी तरह से पूरा नहीं पढ़ दिया जाता, तब तक नुक्ते नज़र क्लियर नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नावल का नुक्ते नज़र इस फ़न के साथ मौजूद होता है जो आसानी से वाज़ेह नहीं होता, बल्कि ये फ़न सिलसिले को जोड़ता और दिलचस्पी को बढ़ाता हुआ आखिर में वाज़ेह होता है। पहले तो ये वाज़ेह नहीं होता, आसानी से वाज़ेह नहीं किया जा सकता, बल्कि ये फ़न सिलसिले को जोड़ता हुआ, अलग अलग जुज़ को जोड़ता हुआ और दिलचस्पी को बढ़ाता हुआ आखिर में वाज़ेह होता है। और जब ये वाज़ेह होता है तो फिर नुक्ते नज़र हर जुज़ में भी वाज़ेह हो जाता है। ये नावल निगारी की ख़ास हुस्न है जो कारी को बांध के रखता है। तो ये एक हुस्न है, ये एक मतलब कि हुनरमंदी है नावल निगार की, इसके ज़रिए वो क्या करता है, कारी को बांध के रखता है कि वो पूरा नावल पढ़े और बोर नहीं हो इससे। तो इस तरह से नुक्ते नज़र मरकज़ी ख्याल जो है बहुत ही अहम है नावल में, जिसके ज़रिए वो जो है कारी को बांध के रखता है। ठीक है, तो अब अगर अब इस सेंटेंस पे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी तारीफ में कि नावल नसरी बयानिया का फ़न है जिसकी तश्कील में प्लाट, किरदार, तर्ज और नुक्ते नज़र का ख़ास रोल होता है। तो ये जो है अभी क्लियर हो गया है कि इसमें यही 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लाट है, किरदार है, तर्ज अदा है और नुक्ते नज़र है। तर्ज अदा में जैसे हमने बताया था कि वो कुछ अलग नहीं है बल्कि जुज़ियात निगारी ही को बोलेंगे। ठीक है, और जुज़ियात निगारी और इसलोप को मिला के तर्ज अदा हो जाएगा और फिर ये नुक्ते नज़र आपने यहाँ पे देखा। तो यही 5 चीज़ जो है इसका अहम और ख़ास रोल है इन 5 का नावल में। ठीक है, तो जब भी नावल के अज्जा के बारे में बात होगी तो ये जो है 5 चीज़ों को बयान किया जाएगा, उसको लिख दिया जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है, तो इस तरह से नावल की तारीफ में आप ये थोड़े बहुत इसमें से कुछ सेंटेंस आप ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नावल के जो अज्जा हैं इन 7 के बारे में बात करिए और डिटेलिंग आपको जो है इन 5 के बारे में करनी है, बाकी इसको थोड़ा थोड़ा बता देना है जैसे हमने बताया। ठीक है, अब उर्दू में नावल की इर्तिका कैसे हुई और किस तरह से हुई इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो पहले हम इसको पढ़ देते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए कि उर्दू में नावल निगारी का सिलसिला 19वीं सदी के निस्फ आखिर से शुरू होता है। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मरातुल उरूज को उर्दू का पहला नावल माना जाता है। मरातुल उरूज के बाद मरातुल उरूज के अलावा तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त वगैरह में इस्लाह, अखलाकी और मजहबी पहलू नुमाया है। इसी ज़माने में शरर ने कई नीम तारीखी और रोमानी नावल लिखे। उनके नावल फिरदौस बनी और मंसूर मोहना को काफ़ी शोहरत मिली। रतन नाथ सरशार का फसाने आज़ाद भी इसी दौर में लिखा गया। फ़नी एतबार से उर्दू का पहला मुकम्मल नावल उमराव जान अदा है जिसे मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने लिखा। इस नावल में हकीकत निगारी का रंग गहरा है। रुसवा ने आम इंसानों को अपने नावल का किरदार बनाकर उनकी अहमियत और मानवियत का एहसास दिलाया। उनके दीगर नावल शरीफज़ादा और ज़ाते शरीफ हैं। नावल निगारी के मैदान में प्रेमचंद एक बड़ा नाम है। उन्होंने मौज़ूआत और असालीब की सतह पर कई कारहाय नुमाया अंजाम दिए। उनके नावलों में देहाती ज़िंदगी की हकीकी तस्वीरें नज़र आती हैं। गौदान उनका शाहकार नावल है। बाज़ार हुस्न, चौगान हस्ती, गोशे आफ़ियत, मैदान अमल, निर्मला और गबन वगैरह का शुमार इनके अहम नावलों में किया जाता है। प्रेमचंद के बाद उर्दू में नावल निगारी पर ख़ास तवज्जो दी जाने लगी और नावल निगारी के नए दौर का आगाज़ हुआ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें आपको मेनली इतना कुछ लिखना नहीं है, खाली समझने के लिए हमने बताया कि देखो कि किस तरह से इर्तिका हुआ। लेकिन इसमें से जो नोट करने की चीज़ें हैं वो 4 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू में नावल की इर्तिका कैसे हुई, तो पहला पॉइंट आप बताएंगे कि नावल निगारी की जो सिलसिला हुआ है, जो स्टार्टिंग हुई है, वो 19वीं सदी के निस्फ़े आखिर से शुरू होता है या 19वीं सदी में शुरू होता है। आप ये लिख दीजिए पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि जो पहला नावल है वो है मिरातुल उरूस, जिसके मुसन्निफ हैं या नावल निगार हैं उनका नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका। पहला पॉइंट हमने बताया कि इसका सिलसिला 19वीं सदी से शुरू होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसका जो पहला जो नावल लिखा गया पहला जो उर्दू नावल है उसका नाम है मिरातुल उरूस और उसके मुसन्निफ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। इसके बाद फिर आप दूसरी बात कर सकते हैं फिरदौस बरी की। फिरदौस बरी को लिखने वाले हैं अब्दुल हलीम शरफ साहब ने। इन्होंने क्या किया, इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी, मतलब क्या जोड़ी, नीम तारीख और रुमानी नावल लिखे। अभी इससे पहले मजहबी, इखलाकी, इस्लाही इन सब पे नावल लिखे जाते रहे थे। अभी इन्होंने क्या किया, अब्दुल हलीम शरफ साहब ने लिखा किस बारे में, नीम तारीखी और रुमानी नावल लिखे। ठीक है, फिर उसके बाद फ़नी नावल का आगाज़ किसने किया। फ़नी एतबार से जो पहला मुकम्मल नावल लिखा गया है उसका नाम है उमराव नदा, जिसके लिखने वाले हैं मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ साहब। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि इसमें क्या था, नीम मतलब कि आधी तारीख कह सकते हैं और रुमानी चीज़ें इस नावल में लाई गई और यहाँ पे उमराव अदा में फ़नी एतबार से जो है एक मुकम्मल नावल जो लिखा गया उनके लिखने वाले हैं मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ और नावल का नाम है उमराव अदा। ये तीन चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद ये चौथी चीज़ जो है ये है, अगर आप देखें गौदान, तो प्रेमचंद के बारे में यहाँ पे लिखिए कि प्रेमचंद का एक बहुत बड़ा नाम है नावल निगारी में और उनकी जो सबसे मशहूर और शाहकार नावल है उसका नाम है गौदान। ठीक है, इन्होंने इसमें किस चीज़ को वाज़े किया है, जाहिर किया है, किस चीज़ को दिखाया है, वो है कि देहाती ज़िंदगी की तस्वीरें कैसी हैं, देहाती ज़िंदगी जो है उनकी हकीकत क्या है, उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत पुरअसर अंदाज में उसको जो है नावल में लाए हैं। कौन, प्रेमचंद साहब ने। तो प्रेमचंद साहब ने एक तरह से पूरा नावल का रुख ही मोड़ दिया और नावल को एक नई सतह पे इसकी मकबूलियत और इसकी पहचान कराई। अब इसके बाद कुछ और नाम हैं जो नावल निगार हैं, वो भी बहुत ही मकबूल हुई हैं नावलें। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिश्चियन की जो नावल है उसका नाम है शिकस्त। अजीज़ अहमद साहब हैं, इनकी जो नावल है ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती। क़ुर्रतुल ऐन हैदर साहब हैं, उनका जो नावल है आग का दरिया है। शौकत सिद्दीकी हैं, खुदा की बस्ती। अब्दुल्ला हुसैन साहब का है उदास नस्लें। हयातुल्लाह अंसारी साहब का है लहू के फूल। जमीला हाशमी साहिबा की है तलाश बहारा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि और भी जो नावल है जो बहुत मकबूल हुए, मशहूर हुए, वो ये सब है। तो इनमें से कुछ लिस्ट आप दे सकते हैं। अगर नहीं भी याद है तो कम से कम ये जो हमने 4-5 चीज़ें बताई, इसको सिर्फ जो है उर्दू के इर्तिका के उसमें पॉइंट पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लिख दीजिए जो हमने 4-5 चीज़ें बताई। पहली चीज़ की ये उर्दू में नावल निगारी का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो 19वीं सदी में है। पहला नावल मिरातुल उरूस के नाम से डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा। उन्होंने उसमें इस्लाही, इखलाकी और मज़हबी पहलू भी शामिल किया। फिर इसके बाद फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरफ साहब ने लिखी। इसमें इन्होंने नीम तारीखी और रोमानी चीज़ें लाई। उसके बाद फिर एक जो है फ़नी एतबार से जो मुकम्मल नावल लिखी गई वो है उमराव अदा और इसके लिखने वाले हैं मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ साहब। और इसके बाद जो है प्रेमचंद ने एक नई मतलब कि इनकलाब लाया किसमें, नावल में। और उन्होंने नावल की जो तस्वीरें हैं देहाती ज़िंदगी की हकीकी मतलब तस्वीरों के साथ पेश किया। और इसके बाद कुछ अगर आपको लिस्ट देना है तो यहाँ से आप लिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है आप 4-5 चीज़ें लिख दीजिए। हाई स्कूल के एतबार से 10वीं जमात के हिसाब से अगर आप ये 4-5 चीज़ें भी लिख देते हैं उर्दू नावल की इर्तिका में तो बहुत होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जो अगली नशस्त हमारी है वो अफसाना की बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और अफसाना के बाद फिर जो हमारा लास्ट नसरी असनाफ का जो हिस्सा है वो इंशाइया है जो हम बताएंगे। वैसे तो बहुत कुछ नसरी असनाफ में है, लेकिन हमने बताया था कि हम 4 चीज़ लेंगे। तो अब अभी 2 हमने कंप्लीट कर लिया, 2 बाकी हैं, अफसाना और इंशाइया। तो अगले नशिस्त में हम अफसाना पे बात करेंगे। ठीक है,
तो तब तक के लिए अब हम लेते हैं अलविदा और मिलते हैं अगली नशिस्त में अफसाना के साथ।